अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर है हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के नए चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन टॉपिक्स को भी डिस्कस में लाया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर इस पहले पैराग्राफ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की अहमियत का जिक्र किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि हमारे अंदर जो सेल्स मौजूद हैं या तमाम जानदार जो हैं उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी होती है। सेल्यूलर लेवल पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। मिसाल के तौर पर जानदार चाहते हैं कि उनके सेल्स के अंदर बड़े मालिक्यूल्स बने छोटे मालिक्यूल्स में से। उसके अलावा जब बड़े मालिक्यूल्स बनेंगे तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट किया जाए। उसके अलावा एक ये भी चीज़ होती है कि हमारा डीएनए इस्तेमाल में आए और डीएनए में से प्रोटीन बनाया जाए। तो डीएनए में से जो है मैसेंजर आरएनए बनेगा जो कि साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और फिर वहां पर जाकर के प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। जब प्रोटीन बनेगा तो फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ज़रिए से वेसिकल्स आगे जाकर के बनेंगी या गोल्गी बॉडीज में से आगे जाकर के वेसिकल्स बनेंगी जो उन प्रोटीन को पैक करेंगी और फिर वो जो है सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच सकते हैं, बाहर की तरफ भी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ भी बयान की जा रही है कि सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद हो तो इसके बाहर की तरफ जो है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स ने ट्रांसपोर्ट करना होता है, आयंस ने ट्रांसफ़र करना होता है। मिसाल सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आना चाहता है या फिर पोटाशियम जो है वो भी बाहर से अंदर आना चाहता है। नर्व इम्पल्स का एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर बयान किया जा रहा है। उसके अलावा कैल्शियम हमारी मसल्स की मूवमेंट के दौरान भी जो है उसकी भी मूवमेंट हो रही होती, तो आयंस की भी मूवमेंट हो रही है। ये सारे के सारे प्रोसेस आयंस की मूवमेंट होगी, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए का बनना, फिर मैसेंजर आरएनए का आगे जाना, फिर वेसिकल्स का मूव करना, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का बनना, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है एनर्जी को रिक्वायर करते हैं। तो सेल को इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है ज़िंदगी को आगे चला रही है, ये फ्यूल है। अब ये जो एनर्जी है जो सेल को चाहिए ये हासिल कहाँ से होती है? ये प्लांट जो है हासिल करते हैं। और प्लांट कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट्स अपने क्लोरोफिल की मदद से जो है लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट एनर्जी को हासिल करने के बाद वो उस लाइट एनर्जी को कुछ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड पड़ी हुई है। जब वो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइट एनर्जी में से बनाए जाएंगे जिसके अंदर एटीपी शामिल है। उसके अलावा NADPH2 शामिल है जिसे रिड्यूस NADP हम कह सकते हैं, और दूसरा रिड्यूस FAD शामिल है। रिड्यूस का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया हुआ है तो इसके पास भी एनर्जी मौजूद है। ये दोनों रिड्यूस्ड है, इसने फास्फोरस को हासिल किया हुआ है और जब फास्फोरस इसके साथ जुड़ता है तो भी एनर्जी जो है उन्हें जोड़ने में खर्च होती है। अब ये जो है दोबारा टूटेंगे यानी कि ATP जब ADP में कन्वर्ट होगा, एक फास्फोरस को अलग कर देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह से NADPH2 जो हमारे पास मौजूद है ये अभी रिड्यूस कंडीशन में है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह से FAD जो है रिड्यूस से ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो एनर्जी को ये भी जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए फिर फूड मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जो है वो इस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की मदद से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के पास कार्बोहाइड्रेट या लिपिड के मॉलिक्यूल्स की सूरत में अब एनर्जी मौजूद रहेगी। दूसरे एनिमल्स जो कि लाइट एनर्जी को हासिल नहीं कर सकते, ना ही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, वो फिर प्लांट में से जो है एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट के वो सब्सटेंसेस को खाएंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड प्लांट के पास पड़े हुए ये उनको खाएंगे। जब प्लांट के चीज़ों को वो हासिल करेंगे तो फिर उनका ब्रेकडाउन करके, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का ब्रेकडाउन करके मुख्तलिफ रिएक्शंस की सूरत में जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, उस सूरत के अंदर फिर वो एनर्जी को हासिल कर रहे होंगे। फिर बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन का जिक्र किया जा रहा है कि एनर्जी का हासिल करना और फिर उसे कन्वर्ट करना एक फार्म से दूसरे फार्म के अंदर। मिसाल लाइट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी को प्लांट ने कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में से इन्होंने केमिकल एनर्जी बनाई, फिर केमिकल एनर्जी उस बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने के लिए। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये जानदार के अंदर हो रहा है, तो इसे बायो एनर्जेटिक्स कहा जाएगा। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जेटिक्स मतलब कि एनर्जी का कन्वर्ट होना एक फार्म से दूसरे फार्म के अंदर। तो एनर्जी जब एक फार्म से दूसरे फार्म के अंदर कन्वर्ट होगी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। इस बायो एनर्जेटिक्स की एक और डेफिनेशन का जिक्र किया जा रहा है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि जानदारों के अंदर किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और
किस तरह से एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही और उसका क्वांटिटेटिव स्टडी किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में एनर्जी आई थी और कितनी क्वांटिटी के अंदर अब एनर्जी मौजूद है। याद रखें कि एनर्जी जो है वो थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी है उतनी ही मौजूद रहेगी, बस वो अपनी सूरतों को बदलती रहेगी। तो एनर्जी इज नादर बी प्रोड्यूस नार बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट फॉर्म्स, वो अपनी शक्लों को बदलती रहती है कि पहले लाइट एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी, फिर अब मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जीज हमारे पास बन रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जानदारों के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो एटीपी के बनने या एटीपी के टूटने पर डिपेंड करती है। जब हमारी बॉडी में एटीपी बनता है तब एनर्जी हम एटीपी को दे रहे होते हैं, और जब एटीपी टूटता है तो जो एनर्जी हमने खर्च की थी एटीपी को बनाने के लिए वही एनर्जी हमें वापसी आ रही होती है। तो प्लांट्स जो है लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एटीपी को बना रहे होते हैं। तो एक एटीपी के बनने का तरीका लाइट एनर्जी है। उसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो फूड मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके भी जो है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके भी जो है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से जो है एटीपी को बना सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होंगे, एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी जो है एटीपी को बनाने में इस्तेमाल होगी। ये रेस्पिरेशन के दौरान में होने वाला प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है जब एटीपी बनाई जा रही है, और एटीपी जिस मॉलिक्यूल में से बनाई जा रही है वो है एडीपी। एडीपी में से जब एटीपी बनाई जा रही है तो इस प्रोसेस को फास्फोराइलेशन कहा जाता है। फास्फोराइलेशन की 3 किस्में हैं। एक है फोटोफास्फोराइलेशन जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर और अलगी के अंदर हो रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एटीपी का बनना। तो एटीपी फॉर्मेशन होगी लाइट को इस्तेमाल करते हुए, फोटॉन को इस्तेमाल करते हुए, और ये जो सेल के ऑर्गेनेल में होगी वो होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो लाइट एनर्जी को हासिल करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कह रहे होते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट एनर्जी हासिल की जाएगी, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके जो है एटीपी बनाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एटीपी पड़ा हुआ है, हमने एनर्जी का इस्तेमाल किया और एक फास्फोरस को यहाँ पर जोड़ लिया। यहाँ पर ये जो है पीआई लिखा हुआ है। पीआई का मतलब है ये एक ऐसा फास्फोरस है जो किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से आया है। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर काफ़ी सारे फास्फोरस के बने हुए कंपाउंड्स मौजूद है। अगर कोई एक फास्फोरस का बना हुआ कंपाउंड है वो टूट जाता है, जब फास्फोरस वाला मॉलिक्यूल टूट जाता है, फास्फोरस अलग हो जाता है, तो सेल में जो फास्फोरस पड़ा हुआ है वो फास्फोरस एटीपी के साथ जुड़ करके एटीपी का मॉलिक्यूल बना सकता है। याद रखें एटीपी के अंदर ये जो डी का लफ्ज़ है ये 2 को जाहिर कर रहा है, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 फास्फेट पड़े हुए हैं, और जब इसके पास एक और फास्फोरस आ जाएगा तो 3 फास्फोरस हो जाएंगी। 3 के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है ट्राई। तो ट्राई फास्फेट वाला मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी होता है। उसके अलावा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब फास्फोराइलेशन जो है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करते हुए जब एनर्जी बनेगी और उस एनर्जी में से एटीपी बनाया जाएगा तो ये होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और रेस्पिरेशन के नतीजे के अंदर ये जो है एटीपी बनाया जा रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में। फिर एक और है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके पास एक फास्फोरस मौजूद है, वह मॉलिक्यूल अपना एक फास्फोरस लॉस करता है और वो फास्फोरस जो है एटीपी हासिल कर लेता है। एक मॉलिक्यूल है उसके पास एक फास्फोरस मौजूद है, वो अपना फास्फोरस निकाल करके एटीपी को दे देता है। इस तरह से जब एटीपी बनता है तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो ये भी रेस्पिरेशन के नतीजे में हो सकता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल जो है अपना फास्फेट जो है लॉस करेगा और वो फास्फेट जो है वो एनर्जी जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाएगी, यानी कि एडीपी के पास पहुंच जाएगी। इस तरह से एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एटीपी को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल। ये एटीपी को बनाने के लिए एनर्जी हमें चाहिए थी। जब एटीपी टूटेगा दोबारा से ये एनर्जी आज़ाद हो जाएगी, दोबारा से ये एनर्जी हमें हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि पीआई का मतलब है कि जब फास्फोरस जो है किसी इनऑर्गेनिक सोर्स में से हासिल हुआ हो, जैसे कि H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड। अब एटीपी को बनाने के 2 प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस भी एटीपी को बनाएगा, रेस्पिरेशन भी एटीपी को बना रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।